कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का कि सारे शहर के अखबार हैं खबर के बगैर। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करने वाले अमेरिका और भारत अब पक्के दोस्तों की तरह महामारी में दुनिया के सारे देशों को पछाड़ते हुए पहले और दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। बस अब भारत यहीं अमेरिका से हार मान ले और उससे आगे निकलने की जिद न पाले तो ही देश के लिए अच्छा है। पिछले कुछ महीनों में वैसे भी देश में कई रिकॉर्ड बने हैं जिनका न टूटना ही हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। जैसे बेरोजगारी इससे पहले इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, जीडीपी इससे पहले इससे ज्यादा कभी नहीं गिरी थी, देश में रोजाना लगभग 1 लाख मरीजों की संख्या इससे पहले कभी नहीं होती थी, हमारे शासक इससे पहले कभी इतने संवेदनहीन, इतने आत्ममुग्ध कभी नहीं थे जैसे अब हैं, और देश के मीडिया का इससे पहले इतना ज्यादा चारित्रिक पतन कभी नहीं हुआ था जितना अब हो गया है। अर्थव्यवस्था से लेकर सरकार के कामकाज में गिरावट और मीडिया के पतन का ये रिकॉर्ड अब न ही टूटे तो अच्छा है, क्योंकि अब इन सब में और ज्यादा गिरावट हुई तो कहीं देश ही ऐसा न बिखर जाए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि देश में बेरोजगारी ने कैसे हालात बना दिए हैं, मीडिया में क्या और ज्यादा गिरावट की गुंजाइश बची है, और साथ ही बात होगी कांग्रेस में हुए फेरबदल के मायने की। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं देश के ताजा हालात में लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और डगमगाते भविष्य की। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत एक अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गया है, लेकिन लगता है कि देश की ये चाहत इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त केवल बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। देश की जीडीपी पहले ही 24% का गोता खा चुकी है और अब भी देशी विदेशी एजेंसियां यही संकेत दे रही हैं कि आने वाले वक्त में जीडीपी में कोई सुधार देखने नहीं मिलेगा। उनकी बात पर न चाहते हुए भी यकीन करना पड़ता है, क्योंकि देश में औद्योगिक उत्पादन भी गिरता जा रहा है। देश के कई सार्वजनिक निकायों को निजी हाथों में सौंपकर मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जो धन दौलत बढ़े वो चंद उद्योगपतियों की ही बढ़े, देश की नहीं। अगर वो निजीकरण की इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाते तो इन सार्वजनिक निकायों यानी पीएसयू के प्रदर्शन में सुधार होता और देश को इसका फायदा मिलता। लेकिन देश के फायदे की किसे पड़ी है, इसीलिए कई महीनों से संभल जाओ, जागते रहो जैसी चेतावनियां सुनने के बावजूद सरकार मदहोश पड़ी है। उसे केवल चुनाव नजर आते हैं, देश की बदहाली तो बिल्कुल नहीं। सरकार की अनदेखी का ही नतीजा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसककर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों के मामले में आजादी पहले से कम हो गई है। वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता, फाइनेंस, श्रम और व्यवसाय के रेगुलेशन जैसी कसौटियों पर भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, जिसके कारण रैंकिंग गिरी है। ये आंकड़े सरकार को उसकी करतूतों का आईना दिखा रहे हैं, मेक इन इंडिया की पोल खोलकर रख रहे हैं। याद कीजिए कि कितनी शान से मोदी जी ने मेक इन इंडिया के शेर को देश के सामने खड़ा किया था, लेकिन अब लगता है कि इस शेर की हालत भी असली शेरों की तरह हो गई है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम नागरिकों को प्राप्त आजादी जिस तरह से इस सरकार की बंधक बन चुकी है, वैसे ही भारत में आर्थिक कारोबारी गतिविधियों की आजादी भी पहले के मुकाबले घट गई है। जिम्मेदार सरकार होती तो सोचती कि आखिर उसकी नीतियों में कहां क्या कमी रह गई, उसे कैसे सुधारें ताकि देश के हालात सुधरें और अर्थव्यवस्था का पहिया फिर तेजी से आगे बढ़े। लेकिन सरकार को अब भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी विफलताओं की सूची में एक और नया कारनामा जुड़ गया है, बल्कि वो शायद इस बात से खुश है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में चीन हमसे और नीचे चला गया है, यानी वहां आर्थिक कारोबारी आजादी भारत से भी कम है। लेकिन सरकार इस बात को भूल रही है कि चीन की जीडीपी इस महामारी के दौर में हमसे कहीं बेहतर है, और अगर चीन से तुलना का इतना ही शौक मोदी सरकार को है तो वो ये भी याद रखे कि इसी चीन में 1989 में बीजिंग के थियानमेन चौक पर छात्रों के नेतृत्व में ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसे बड़ी निर्ममता से सरकार ने कुचल दिया था। लेकिन उस विरोध का डर अब भी इतना है कि चीन में इसका जिक्र करना भी गुनाह होता है। भारत में भी इस वक्त छात्रों में ऐसा ही गुस्सा सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है, बस उसे जाहिर करने का तरीका महामारी ने बदल कर रख दिया है। कोरोना काल में सरकार के गलत फैसलों ने देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर अगस्त महीने में 8.35 हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों में 32 लाख प्रवासी मजदूरों के लौटने का दावा आधिकारिक रूप से किया गया था।
ये 64 लाख मजदूर सीधे तौर पर नौकरी से बेदखल होकर अपने घर लौटे थे। बिहार सरकार का दावा है कि 29 लाख मजदूरों के खातों में 1-1 हजार रुपए उसने डाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक नौकरी की भरपाई 1000 रुपए से हो सकती है? वहीं यूपी सरकार का दावा है कि उसने 57 लाख से ज्यादा लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया और इसमें सरकार को पीछे छोड़ दिया। बेशक मनरेगा पेट की आग बुझाने का काम करता है, लेकिन रोजगार का विकल्प तो ये भी नहीं है। इधर सरकारी नौकरियों के घटते अवसर, नौकरियों के लिए परीक्षाओं का आयोजित न होना या परीक्षा के परिणाम न आना, इन सब वजहों से देश का युवा विचलित था। इसीलिए पिछले दिनों 4 दिन के भीतर देश के युवाओं ने 2 विशाल प्रदर्शन किए। सबसे पहले शिक्षक दिवस पर बेरोजगारों ने शाम 5 बजे 5 मिनट तक ताली थाली बजाकर फर्जी रोजगार परीक्षाओं पर आक्रोश जताया। नतीजे लटकाकर रखने और सिर्फ परीक्षा लेकर करोड़ों की कमाई करने को मुद्दा बनाया। छात्रों ने अपने आप ही सोशल मीडिया के सहारे ये आंदोलन खड़ा किया तो बिहार और यूपी में विपक्षी दलों ने इसे एनडीए सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने में जरा देरी नहीं की। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और कांग्रेस भी बेरोजगारी के सवाल पर छात्रों के साथ आ गए। 5 सितंबर को ताली थाली बजाने के बाद अगला आह्वान हुआ 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक दिए जलाने का। 9 बजे 9 मिनट का हैशटैग 10 लाख से ज्यादा बार ट्वीट हुआ। 9 सितंबर को जो दिए जले उनकी चमक बिहार और यूपी से लेकर पूरे देश में दिखी। तो बेरोजगारी का अंधेरा दूर करना है और रोजगार की रोशनी पैदा करनी है। इसी जज्बे के साथ 9:09 पर 9 तारीख को यानी 9 सितंबर को रोशनी की गई। मार्च और अप्रैल में मोदी जी ने ताली थाली बजवाकर और दिए जलवाकर राजनीति में एक नया प्रयोग किया था कि अपने इशारों पर वो कैसे जनता को नचा सकते हैं। यह उनकी खुशकिस्मती थी कि बीमारी को दूर भगाने के नाम पर बहुतेरी जनता ने आंख मूंद कर उनका साथ दिया और जब आंख खुली तो चारों ओर तबाही का मंजर नजर आया। अब उसी तबाही से देश के बहुत से नौजवान फिर से हिम्मत बटोर कर खड़े हो रहे हैं और सरकार को उसी के प्रयोग की भाषा में जवाब दे रहे हैं। 5 सितंबर को ताली थाली बजाकर और 9 सितंबर को दिए जलाकर उन्होंने ये दिखा दिया। अब देखना यह है कि सरकार तक थाली की गूंज और दिए की रोशनी पहुंची या नहीं। वैसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोरोना की शुरुआत से सरकार के साथ साथ देश को भी सावधान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर कितनी कठिनाइयां पेश आ सकती हैं। सरकार ने तो उनकी बातों को सुना नहीं, लेकिन जनता अब उन्हें सुन रही है और अब कांग्रेस में फिर से उन्हें मुख्य भूमिका में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ समय पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें अध्यक्ष पद पर चर्चा होनी थी, लेकिन सारी चर्चा का केंद्र एक चिट्ठी से उपजा विवाद बन गया था। दरअसल 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कार्य समिति का चुनाव करवाने की मांग की थी, लेकिन अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्य समिति को ही बदल दिया है। इस बदलाव के कई मायने हैं। इसमें एक तरफ युवा चेहरों और अनुभवी नेताओं को साथ रखने पर तरजीह दी गई है, तो साथ ही बागियों के लिए छिपा संदेश भी है। और सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी न महासचिव हैं, न किसी राज्य के प्रभारी, न उपाध्यक्ष, वो तो केवल कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस जनों तक यही संदेश पहुंच रहा है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी ही पार्टी की कमान संभालेंगे। उनके तमाम करीबी और वफादार लोगों का कद पार्टी में ऊंचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को सलाह देने के लिए विशेष समिति में AK एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से गांधी परिवार के विश्वास पात्र हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो पहले से ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, फिर पार्टी के महासचिव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और अब अध्यक्ष को परामर्श देने वाली समिति के सदस्य भी बन गए हैं। राहुल के करीबी सुरजेवाला अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें एक साथ इतने पद मिले हैं। उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल के करीबी मधुसूदन मिस्त्री को केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा राहुल की टीम से दिनेश गुंडूराव, मणिकम, HK पाटिल, शशिकांत गोहिल और राजीव साटव जैसे नेताओं का कद पार्टी में बढ़ा है। गुलाम नबी आजाद कार्य समिति के सदस्य बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें महासचिव के पद से हटा दिया गया है। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में शामिल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है। और उधर सचिन पायलट से राजस्थान में सारे पद पहले ही छीने जा चुके हैं, लेकिन नई टीम में भी उनकी कोई भूमिका नहीं है। बागियों के लिए ये इशारा काफी है। तो लॉकडाउन के बाद से राहुल गांधी का एक नया अवतार देश देख रहा है।
राहुल बड़े सधे हुए तरीके से मोदी सरकार को उसकी गलतियों का आईना दिखा रहे हैं। लगातार अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं कि देश के हालात कैसे सुधारे जा सकते हैं। राहुल बेखौफ होकर सड़क पर मजदूरों से मिलने भी चले गए, जबकि बहुत से भाजपा नेताओं ने घर पर रहने की कसम उठा ली थी ताकि वे बीमारी से बच सकें। 2019 की हार की नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी, या उससे पहले जब वो कांग्रेस उपाध्यक्ष बने थे तब सत्ता को जहर बताने वाले राहुल गांधी, और अब रोजाना जनता को समझाने के अंदाज में वीडियो पेश करते और सरकार पर चोटीली टिप्पणियां करते हुए राहुल गांधी में बहुत फर्क नजर आता है। लेकिन मीडिया अब भी उन्हें मस्खरे की तरह ही पेश करने में लगा हुआ है। दरअसल इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया खुद एक बड़ा मजाक बन चुका है, जो सत्ता के इशारे में उठक बैठक करने में जरा नहीं झिझकता। उसने बड़े प्रायोजित तरीके से राहुल गांधी की छवि बिगाड़ी और अब तो इस काम में उसे महारत हासिल हो चुकी है। सत्ता का हुक्म मिलते ही वो किसी को भी रातों रात विलेन या पल भर में हीरो साबित कर सकता है। रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत इसके मौजूदा उदाहरण हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट। इस वक्त देश की राजनीति और मीडिया में जो चल रहा है वो क्रूरता और हिंसा की नई मिसाल है, जिसमें हथियार नहीं बल्कि मीडिया के शब्द बाण चल रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीति प्रताड़ित कर रही है और मासूम लोगों को अपना शिकार बना रही है। इस राजनीतिक पटकथा का पहला शिकार बनी रिया चक्रवर्ती, जिस पर सुशांत की मौत का मीडिया ट्रायल कर उन्हें अपराधी साबित कर दिया गया। अब रिया जेल में है, लेकिन सुशांत के मामले में नहीं बल्कि ड्रग के सिलसिले में। रिया पर शुरू में जो इल्जाम लगे थे, अब मीडिया उन पर बात नहीं कर रहा, बल्कि अब रिया को ड्रग माफिया की तरह पेश किया जा रहा है और उसकी कम कपड़ों वाली तस्वीरें इस खबर के साथ ऐसे दी जा रही हैं मानो ग्लैमरस होने का कदम उठाकर उसने कोई अपराध कर दिया हो। इस मामले में बीच बीच में बगावत और बहादुरी का किरदार निभाने के लिए आती जाती कंगना रनौत को अब मीडिया ने पूरी तरह लीड रोल दे दिया है। कंगना सीधे शिवसेना की सत्ता को चुनौती दे रही हैं। उद्धव ठाकरे के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग कर रही हैं। अयोध्या, कश्मीर, झांसी की रानी, बाला साहेब, सबका जिक्र इस तरह उनके बयानों में हो रहा है जो ये बतलाता है कि ये सब स्क्रिप्टेड है, यानी पहले से तय है। ये पटकथा किसने लिखी इसके बारे में देश को शायद ही कभी पता चले, लेकिन मीडिया इसमें अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहा है। दिन रात कंगना का गान होने से देश के जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है और इससे सरकार को बड़ी राहत मिल रही है कि कम से कम अभी जनता का ध्यान भटका हुआ है। और जब तक उसका दर्द और बढ़ेगा, यानी जनता का दर्द जब तक और बढ़ेगा, तब तक कोई नया तमाशा उसके लिए मीडिया खड़ा कर देगा। जैसे अभी सुदर्शन टीवी के नौकरशाही जिहाद का तमाशा है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को रोक लगा दी थी, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने ताजा आदेश में लिखा है कि सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चौहान ने 31 अगस्त को आधिकारिक रूप से अपना जवाब दे दिया था, जिसके बाद मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अगर कार्यक्रम के कंटेंट से किसी तरह नियम कानून का उल्लंघन होता है तो चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये रवैया बतलाता है कि सरकार कैसे हालात बिगड़ने का न्योता दे रही है और उसके बाद अगर खेद प्रकट करने का नाटक करना होगा तो वो भी कर लिया जाएगा। वैसे मीडिया के तमाशे के इस वक्त के सबसे बड़े खिलाड़ी अर्णव गोस्वामी को हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले में मीडिया ट्रायल करने पर आदेश दिया है कि इस मामले में कथित अपमानजनक प्रसारण पर रोक लगाने संबंधी शशि थरूर की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक वो संयम बरतें और बयानबाजी पर रोक लगाएं। साथ ही अदालत ने कहा है कि किसी आपराधिक मामले में जांच लंबित होने के दौरान मीडिया को समानांतर सुनवाई करने, किसी को दोषी कहने या निराधार दावे करने से बचना चाहिए। तो अदालत ने तो अपनी ओर से सही नसीहत दी है, लेकिन क्या ये बात सत्ता और पद के लालची उन लोगों को समझ में आएगी जो खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन उनका काम असल में माफिया और गुंडों की तरह हो गया है, जो कमजोरों को डराते और धमकाते हैं ताकि सत्ता की चौधराहट बरकरार रहे। वैसे अपनी टीआरपी बढ़ाते हुए खुद मीडिया कितने नीचे गिर गया है, इसका इल्म उसे तब भी नहीं हो रहा जब उसे भेंट में कलम की जगह चप्पल दी जाने लगी है। खैर, आफ्ताब इकबाल शमीम का एक शेर याद आता है कि क्या रात के आशोब में वो खुद से लड़ा था, क्या रात के आशोब में वो खुद से लड़ा था, आईने के चेहरे पे खराशें सी पड़ी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।